अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद नईम इकबाल। ये सन था 1793 का। फ्रांस के अंदर बादशाहत ख़त्म हो चुकी थी और वहाँ इनकलाब आ चुका था। लेकिन जो फ्रांस के हमसाया ममालिक थे उन्होंने फ्रांस के ऊपर हमला कर रखा था। उसके अंदर इटली, जर्मनी और ऑस्ट्रिया शामिल थे और फ्रांस के लिए हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे। ऐसे में एक नए लीडर का ज़हूर हुआ। ये 25 साल उम्र और छोटे कद का शख्स था। अगरचे इसकी पर्सनैलिटी इतनी चार्मिंग नहीं थी, लेकिन जहानत इसके अंदर बला की थी। इस शख्स को कहते हैं नेपोलियन बोनापार्ट। और ये देखते ही देखते पूरे फ्रांस के ऊपर छा गया और सिर्फ 32 साल की उम्र में 1801 के अंदर ये फ्रांस का शहनशाह बना और उसके बाद इसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। फ्रांस जो 600 साल तक अपने हमसाया ममालिक से हारता आया था, पहली बार उसने उनको करारी शिकस्तें दी। स्पेन के ऊपर कब्जा किया, इटली पर कब्जा किया, जर्मन रियासतों के ऊपर कब्जा किया, ऑस्ट्रिया और प्रूशिया को इबरतनाक शिकस्त से दो चार किया। पूरे वस्ती और मगरबी यूरोप के ऊपर नेपोलियन का कब्जा था। बरतानिया जो था वो एक साइड पर हो चुका था और बेदस्तो पा था। नेपोलियन का अरूज अपनी इंतहा पर पहुंच चुका था। ऐसे में सन 1812 के अंदर नेपोलियन ने आखिरी यूरोपीय मुल्क जो उससे बचा था, रशिया, उसके ऊपर हमला करने का फैसला किया। ये अपनी 8 लाख की ग्रैंड आर्मी के साथ रूस के अंदर दाखिल हो गया। रूसी मुख्तलिफ शहरों से पहले सामने आते, छोटी मोटी लड़ाई लड़ते और वापस हट जाते। नेपोलियन शहरों पे शहर फतह करता गया और इलाकों पर इलाके फतह करता गया और बल आखिर ये मास्को पहुंच गया। मास्को रूस का रूहानी और सियासी दारुल खिलाफा था और रूसियों के लिए बहुत ज़्यादा अहम था। लेकिन रूसियों ने यहाँ भी एक अजीब चाल चली। उन्होंने मास्को को आग लगाई और वो शहर से निकल गए। उन्होंने नेपोलियन का मुकाबला नहीं किया। नेपोलियन फातिहाना मास्को शहर के अंदर दाखिल हुआ, लेकिन इसकी फतह के ऊपर मोहर लगाने के लिए, इससे शिकस्त तस्लीम करने के लिए कोई रूसी वहां पर मौजूद नहीं था। नेपोलियन 1.5 माह तक मास्को के अंदर मौजूद रहा और उसने कोशिश की कि मुआहदा हो जाए, अमन का मुआहदा हो, जंग बंदी हो और वो वापस चला जाए, लेकिन रूसी किसी मुआहदे के लिए पेश नहीं हुए। बलाखिर सर्दियां आ चुकी थी। नेपोलियन की फौज फ्रांस से हजारों मील दूर बैठी थी और बहुत ज्यादा जंगें लड़ लड़ के थक चुकी थी। यूं नेपोलियन ने नवंबर 1812 के अंदर मास्को से निकलने का फैसला किया। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर जब वो वापस जा रहा था तो वही रूसी जो उसके आगे लग के भाग रहे थे, उससे मुकाबला नहीं कर रहे थे, वो सामने खड़े थे कि आओ हमारे साथ जंग लड़ो। नेपोलियन की फौज थक चुकी थी और रस्द जो थी वो बहुत ज्यादा कम थी। नेपोलियन ने जंग से बचने की बहुत कोशिश की, बहुत उसने रास्ते बदले, लेकिन वो जिस रास्ते से भी जाता था रूसी आगे खड़े हुए होते थे। और यूं जब वो वापस फ्रांस पहुंचा तो नेपोलियन की 8 लाख की फौज में से 7 लाख लोग मारे जा चुके थे, या रूस की कैद में थे, या जख्मी थे। और जब नेपोलियन पेरिस के अंदर पहुंचा तो उसके साथ सिर्फ उसके जाती बॉडीगार्ड जो थे वो रह गए थे। और इस तरह नेपोलियन जो यूरोप के लिए दाशत की अलामत था, उसका इख्तिताम हुआ और बल आखिर उसको जिला वतन फ्रांस से कर दिया गया। ऐसी ही सूरत हाल हमारे साबिक वजीर आजम इमरान खान के साथ पेश आई है। जब उन्हें इक़्तिदार से निकाला गया तो सबसे पहले उन्होंने आलमी सुपर पावर अमेरिका को ललकारा, उसके बाद उन्होंने अदालतों को ललकारा और तब तक ललकारा जब तक अदालतों से उसके हक में फैसले आने शुरू नहीं हुए। जब वो सियासी मैदान में उतरा तो उसने अपने तमाम सियासी मुखालफिन को इबरतनाक शिकस्त दी और पंजाब का सूबा उनसे छीन लिया। उसने जनरल बाजवा को ललकारा और तारीख में पहली बार लग रहा था कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो बैक फुट पर है और शिकस्त के दहाने पर है। और इन पै दर पै फतूहात को देखते हुए इमरान खान आगे बढ़ते चले गए और वहां तक चले गए कि वो बलाखिर मास्को पहुंच गए। और इमरान खान का मास्को 9 मई को कोर कमांडर हाउस था, जिसके ऊपर इमरान खान के हामियों ने हमला किया, आग लगाई और लूट मार की। फतह तो हासिल हो चुकी थी। जमानत के बाद इमरान खान फातिहाना लाहौर आ चुके थे, लेकिन उनके मुखालफिन में से कोई भी शिकस्त तस्लीम करने पर तैयार नहीं था।
اور یوں اس کے काउंटर उन्होंने इकदामात शुरू कर दिए। इमरान खान की पार्टी जो है वो तितर बितर हो चुकी है, उसके सबसे करीब तरीन साथी छोड़ चुके हैं और जमान पार्क जिसके बाद 6 महीने तक मेला लगा रहा था, वहां अब जाती सिक्योरिटी गार्ड के अलावा इमरान खान के पास कुछ भी नहीं है। इमरान खान इस सूरत हाल से निकलने के लिए हाथ पांव मार रहे हैं, लेकिन कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। वो मुज़ाकरात की बात करते हैं, उनके मुखालिफ रद्द कर देते हैं। वो सुप्रीम कोर्ट में कोई पिटीशन दायर करते हैं, सुप्रीम कोर्ट उसको इंटरटेन नहीं कर रही। वो एहतजाज नहीं कर सकते क्योंकि उनकी पार्टी के अंदर अब इतनी सकत नहीं रह चुकी और उनके हामी या पार्टी छोड़ चुके हैं या इस वक्त जेलों के अंदर हैं। और ऐसे लग रहा है कि इमरान खान बंद गली के अंदर पहुंच चुके हैं और उनका वही अंजाम होने जा रहा है जो नेपोलियन का हुआ था। इमरान खान को इस सूरत हाल तक पहुंचाने में 2 अवामिल ने बुनियादी किरदार अदा किया। सबसे पहले उनकी बगैर सोचे समझे हर एक से लड़ाई की पॉलिसी थी। उनको लगता था कि वो जितना प्रेशर बढ़ाते जाएंगे अपने मुखालफिन को शिकस्त देने के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन एक चीज़ वो भूल गए कि किसी भी मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट हो, जितनी भी कमज़ोर हो, उसको हराना नामुमकिन होता। और यही वजह है कि इमरान खान इस वक्त फंस चुके हैं। और दूसरी चीज़ जिन्होंने इस अंजाम तक, इस हालत तक पहुंचाया, वो इमरान खान की सबसे बड़ी पावर थी, सोशल मीडिया था। इमरान खान जो थे उनको अगर कहीं से सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिली तो वो सोशल मीडिया से मिली। लेकिन लीडर वो होता है जो अपने कारकुनों को, अपनी कौम को लीड करे, ना कि अपने कारकुनों के पीछे चले। और यही वजह थी कि इमरान खान जो भी पॉलिसी बनाते थे वो सोशल मीडिया के ट्रेंड्स देखकर बनाते थे और इस तरह वो अंधी खाई की तरफ बढ़ते चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने उनको मुज़ाकरात का एक आखिरी मौका दिया था और हुकूमत भी तैयार हो गई थी सितंबर के अंदर इलेक्शन करवाने पर और 15 जुलाई तक असम्बलियां तोड़ने पर। लेकिन यह सोशल मीडिया ही था जिसने पीटीआई के मुज़ाकरात करने वाले रहनुमाओं पर तनकीद की और इसी के ज़ेरे प्रेशर इमरान खान ने मुज़ाकरात ख़त्म कर दिए और वो अंधी खाई की तरफ पहुंच गए। लेकिन गेम अभी ख़त्म नहीं हुई है। इमरान खान अभी भी गेम के अंदर मौजूद हैं और उनके पास एक नहीं 3 रास्ते हैं और इनमें 2 रास्ते तो ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा काबिल इज्जत भी हैं और इनको इस्तेमाल करते हुए इमरान खान इस सिचुएशन से निकल सकते हैं। लेकिन इसके बारे में हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। हमारे साथ बने रहिएगा। चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।